everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम ब्रिटिश पॉलिसीज और उनके इम्पैक्ट्स की डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनो। ये कहानी है पावर, प्रॉफिट्स और पॉलिसीज की। तो समय है कुछ 1700s में, जब इंडिया में सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू आती थी, खेतों में हरियाली भरी रहती थी, गांव में लोग खेती बाड़ी करते थे, अनाज उगाते थे, हाथ से कपड़ा बुनते थे और बाज़ारों में इंडियन सिल्क और मसलिन दुनिया भर में मशहूर थे। फिर आए अंग्रेज़, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलते हैं हम तो यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार शासन बन गया और शासन लूट बन गई। गांव की ज़मीन के मालिक अब पीजेंट्स नहीं बल्कि ज़मींदार बन चुके थे। किसान अपनी फसल का एक हिस्सा भी खुद नहीं खा पाता था, क्योंकि रेवेन्यू देना पड़ता था, वो भी कैश में, बरसात आए या फिर ना आए। और जब फसल बर्बाद हो जाती थी तो बंगाल जैसे इलाकों में भूखमरी मच जाती थी। एक ऐसी ही भयंकर भूखमरी आई थी 1717 में बंगाल में, जिसे बुलाया जाता है बंगाल फेमाइन। ब्रिटिशर्स ने कहा हम तो इंडिया को मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन उनकी ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़, उनकी कमर्शियल पॉलिसीज़ ने इंडिया को वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री से सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। हमारे मसलिन और सिल्क की जगह इंग्लैंड की मिल्स के सस्ते कपड़े आ गए और हमारे क्राफ्टमैन और आर्टिशंस बेरोजगार हो गए। फिर आया लॉर्ड मैकॉले और सर चार्ल्स वुड। उन्होंने कहा हमें एक ऐसी क्लास चाहिए, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। फिर क्या था, यहाँ से शुरुआत हुई वेस्टर्न एजुकेशन की, जहाँ पर इंग्लिश स्कूल्स, इंग्लिश जॉब्स और एक ऐसा नया ज़माना आया जहाँ पर लोग अपनी ही सभ्यता भूलने लगे। पर अंग्रेज़ एक बात भूल गए, उन्हीं की पढ़ाई ने इंडियंस को सोचना सिखा दिया। उनके इंग्लिश स्कूल से निकले हुए लोग फ्रीडम, डेमोक्रेसी और नेशन का मतलब समझने लगे और बाकी लोगों को भी समझाने लगी। वही पढ़ाई एक दिन नेशनल मूवमेंट का बीज बन गई। तो बच्चों, आज हम समझेंगे कैसे अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ ने इंडिया को लूट तो लिया, लेकिन अनजाने में हमें एक नई सोच और एक नया भारत भी दिया। अब समझते हैं सबसे पहले प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। बिफोर द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया जो था ना, इट वाज फ्लरिशिंग रूरल इकोनॉमी। तो 95% इंडियंस विलेजेस में रहते थे। इकोनॉमी जो थी वो मेनली एग्रीकल्चर, सपोर्टिंग आर्टिशन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से चलती थी। विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, जो भी विलेजेस में चाहिए होता था वो अंदर ही अंदर बन जाता था और वहीं पर लोगों को मिल भी जाता था। हार्डली कोई चीज़ है जो बाहर से उनको लानी पड़ती थी। लेकिन अच्छा, अभी अर्बन सेंटर्स की पहले बात करते हैं। अर्बन सेंटर्स में ना, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 5% लोग जो थे वो टाउन्स में रहते थे। और टाउन्स भी ना यूजुअली ऐसा होता था कि ये पॉलिटिकल कैपिटल्स होती थी किंगडम्स की। यहाँ पर दीज वर द सेंटर्स ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कमर्स। और ये मेजर ट्रेडिंग जो टाउन्स थे ये कनेक्ट करते थे इंडिया को विद द फॉरेन मार्केट्स, और बाकी थ्रू सी एंड द लैंड ट्रेड। तो बेसिकली ये यहाँ पर एज सच कोई ऐसे आज की तरह के बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स नहीं होते हैं, बहुत छोटे हुआ करते थे, जहाँ पर बस ये उनका पर्पस हुआ करता था। अब जो इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम पर सेल्फ सफिशिएंट थी, खुद फंक्शन कर रही थी और छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स बने हुए थे। एग्रीकल्चर चीफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, जो हमारा जेम हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट्स। अब लोग जो थे ना वो लोकली प्रोड्यूस करते थे, बहुत ही लिटिल डिपेंडेंस थी उनकी बाहर की चीज़ों से, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था। ऑक्यूपेशन, अगर हम विलेज इकोनॉमी की बात करें तो लोग पीजेंट्स थे, पॉटर्स थे, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन हुए थे, कारपेंटर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स।
ठीक है। अब जो भी गुड्स थी वो लोकल यूज़ के लिए बन जाती थी और कभी कभी बाहर की मार्केट से आती थी, लेकिन ज़्यादा जो इनका कनेक्शन बाहर से होता था ना, इट वॉज जस्ट गिविंग रेवेन्यू और द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें डिपेंडेंस एंड द गवर्नमेंट लिंक की, तो विलेजर्स का जैसे मैं अभी बता रही थी, तो विलेजर्स हैड मिनिमम डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड गुड्स, और ये जो ओनली लिंक हमें देखने को मिलता था मतलब विलेजर्स और गवर्नमेंट के बीच में, इट वॉज थ्रू द एनुअल पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड आइदर इन काइंड, या कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे दिया, या फिर कैश में कलेक्ट होता था। तो सिर्फ यही एक हमें लिंक देखने को मिलता था। अब रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम कुछ ऐसा था कि रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रूलर्स ऑफिशियल्स, जो उनके ऑफिशियल्स होते थे वो कलेक्ट करते थे, या फिर ज़मींदार इनडायरेक्टली कलेक्ट करते थे, जिन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स भी बुलाया जाता था। ज़मींदार्स डिड नॉट ओन द लैंड, दे कलेक्टेड द टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ द रूलर्स। तो ज़मींदार के पास मतलब उनके पास लैंड नहीं थी, लेकिन इनके बिहाफ पे, रूलर्स के बिहाफ पे वो टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे, केप्ट एज अ पार्ट ऑफ कमीशन। अब कुछ जो उसका जो टैक्स जाता था ना, उसका कुछ पार्ट वो एज अ कमीशन अपने पास रख लेते थे, एंड रेस्ट वॉज डिपॉजिटेड टू द रॉयल ट्रेजरी। तो ये सिस्टम हुआ करता था। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम की। सबसे पहले 1765 से 1793 तक शुरुआत तब हुई जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1665 में साइन हुई। तो जो मुगल एम्परर शाह आलम II थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ग्रांट दिया, दैट वाज द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यहीं से इस पूरे के पूरे ब्रिटिश कंट्रोल की बिगनिंग होती है, जहां पर उन्होंने अब इंडियन इकोनॉमी का कंट्रोल उनके ऊपर आ गया था। तो इनिशियली ऐसा था कि जो ब्रिटिशर्स की अप्रोच थी, उन्होंने वही ट्रेडिशनल इंडियन रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स को फॉलो किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने ना इनमें चेंजेस लाना शुरू कर दिए। रेवेन्यू फिक्स्ड एट मच हायर रेट, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स होने लगा, और अब वो सिर्फ कैश की डिमांड करते थे। अब इससे ये हुआ कि एक प्रेशर बन गया पीजेंट्स के ऊपर, हु वर यूज्ड टू पेइंग इन काइंड। तो जो कैश नहीं बल्कि अपनी क्रॉप का कुछ पार्ट देते थे ना, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा दबाव बनने लग गया, क्योंकि उन्हें कैश चाहिए होता था, और कैश के लिए उन्हें कैश क्रॉप्स उगानी पड़ी, ताकि जैसे कि कॉटन, जूट, कॉटन और शुगर केन, ताकि वो उनको बेचकर पैसा कमा सकें और फिर वो टैक्स में दे सकें। एंड दिस कुड बी सोल्ड इन द मार्केट्स। अब इससे क्या हुआ कि जब ज़्यादातर किसान कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन में चले गए, तो जो फूड क्रॉप्स थी ना, उनका प्रोडक्शन कम हो गया। तो हमारे देश में फूड शॉर्टेज और सेमी स्टारवेशन होने लग गई विलेजेस में। अब क्या था, अब उनके और एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स आए, जहाँ पर कंपनी ऑफिशियल्स और एजेंट्स ना बहुत ज़्यादा क्रूअल और बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हुआ करते थे इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू। अगर मान लो बारिश ना हो तो पीजेंट्स को पैसे बोरो करने पड़ते थे हाई इंटरेस्ट पे फ्रॉम द मनी लेंडर्स, और कई बार उन्हें अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता था या फिर बेचना पड़ जाता था उन पेमेंट्स को चुकाने के लिए। इससे देयर वाज अ वाइड स्प्रेड मिजरी एंड इनडेप्थनेस। तो इससे लोग कर्जे में आ गए और दुख जो था लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एक ऐसा ही समय आया बंगाल फेमाइन का इन 1770, जहाँ पर सब ये वर्ल्ड का ना, मतलब ये जो वर्स्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट था ये। यहाँ पर दिस वाज कॉज ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स। दूसरा, डिक्लाइन इन फूड क्रॉप प्रोडक्शन। अब फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हो रही थी क्योंकि कैश चाहिए था, तो कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही थी। और नेचुरल फेलियर ऑफ द मानसून नहीं आए थे। तो ये 3 मेन कॉजेस थे 1717 के बंगाल फेमाइन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों रीजंस। अब यहाँ पर ना 1/3 जो थी बंगाल की पॉपुलेशन वो ख़त्म हो गई, एंड इससे जो गांव के लोग थे वो पूरी तरह हार गए और टूट गए, और इवन जो कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन था वो भी बुरी तरह से हर्ट हुआ। अब हम बात करते हैं द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये जो टैक्स कलेक्ट होता था, इसका लार्ज शेयर जाता था was sent to Britain as home charges। मतलब 1767 में कंपनी
अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। जो बाकी पैसा था वो मिलिट्री कॉस्ट या आर्मी एक्सपेंसेस में लग जाता था और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज में लग जाता था। सो इट ऑल्सो फाइनेंस द कंपनीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो इन सब में पैसा लगता था और पैसा किसका था? पैसा था हमारे किसानों का, हमारी ही ज़मीन के रेवेन्यू का, जिसका एक भी पैसा कभी भी हमारे लोगों की भलाई के लिए नहीं खर्च किया गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी पे? तो जो रॉ मटेरियल था फॉर ब्रिटेन्स ग्रोइंग इंडस्ट्री, इट वाज ब्रॉट यूजिंग द इंडियन रेवेन्यू। तो वहाँ पर ना जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो कर रही थी, राइट? उनका जो रॉ मटेरियल था वो इन्हीं पैसों से वहाँ पर भेजा जाता था। मतलब हमसे ही पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, उससे रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा और वो फिर चला जाएगा ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज़ में। कंपनी हमारे लोगों की वेलफेयर के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करती थी। एंड एज लैंड टैक्स वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ शुरू की कि ब्रिटेन वाले लोग चाहते थे कि उन्हें रेगुलर और एफिशिएंट ये कलेक्शन सिस्टम बनाना है। तो उन्होंने मतलब वॉन हेस्टिंग का एक एक्सपेरिमेंट था इन 1772। बंगाल का वॉन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पर। उसने ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसने बोला ही ऑक्शन द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो उसने एक ऑक्शन किया कि जो भी मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तैयार होगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको 5 साल तक के लिए वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करने दिया जाएगा। और एम क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। अब इस सिस्टम का भी फेलियर हुआ। सो दिस सिस्टम वाज द डिसमल फेलियर। क्योंकि जो नए ज़मींदार थे दे वर अनश्योर कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो नेक्स्ट ऑक्शन में भी उनको मिलेगा। उसके बाद दे हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन द लैंड। तो उन्होंने कहीं से भी लैंड की इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ उस 5 साल के बारे में सोचा। देन पीजेंट्स को हाई रेवेन्यू देना पड़ता था, इससे सारा का सारा प्रेशर किसानों पर आ गया था। अब क्या था? अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट सेटलमेंट्स की, जो 1793 में शुरू हुआ। अब परमानेंट सेटलमेंट्स की बात करते हैं। सो इट हैपेंड इन 1793। तो जब उन्हें ना एक स्टेबल इनकम नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ द परमानेंट सेटलमेंट। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, हु वाज अ गवर्नर ऑफ बंगाल बेसिकली। इसका एम ये था कि उसको ना ये जो अर्लियर जो सिस्टम्स थे ना रेवेन्यू के, उसके जो डिफेक्ट्स थे उनको हटाना था। एंड ही वांटेड टू एंश्योर एक स्टेडी और स्टेबल इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग इसने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया एक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। और इसके ना 2 मेन फीचर्स थे। पहला एक परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड और दूसरा फिक्स्ड रेवेन्यू। ये 2 पीस थे जिनके ऊपर ना ये परमानेंट सेटलमेंट टिकी हुई थी, परमानेंट ओनरशिप एंड परमानेंट रेवेन्यू। उसके बाद परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड की बात करें तो ज़मींदार ना जो पहले सिर्फ टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, लैंड टैक्स को, अब उनको बना दिया गया परमानेंट लीगल ओनर्स ऑफ द लैंड। इससे क्या हुआ? टैक्स कलेक्टर्स जो थे अब वो लैंड लॉर्ड्स बन चुके थे। उनकी ओनरशिप हेरिडिटी हो गई थी कि मतलब उनके मर जाने के बाद उनके बच्चों को ही वो चीज़ ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो अब चाहे वो उस ज़मीन को रखें या फिर उनको गिरवी रखें, कैसे भी करें या बेच दें, वो उनके ऊपर था। अब इससे क्या हुआ? जो हमारे कल्टीवेटर्स थे, जो हमारे पीजेंट्स थे, अब वो अपनी ही लैंड के टेनेंट्स बन चुके थे। एंड दिस लॉस्ट देयर एंसेस्ट्रल राइट्स ओवर द लैंड। और इसके बाद दे हैड टू पे रेंट टू द जमींदार्स। और जो जमींदार थे दे कुड रेंट वट एवर दे वॉन्टेड। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से वो कितना रेवेन्यू फिक्स करना चाहें, कैसे लेने चाहें, ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। अब फिक्स्ड रेवेन्यू की बात करें तो एक परमानेंट रेवेन्यू फिक्स्ड हो चुका था गवर्नमेंट के लिए। एंड दिस वुड नेवर बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर।
ठीक है। अब उसको बाद में, मतलब जो एक बार गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया वो गवर्नमेंट उसको बाद में इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो पहले ही गवर्नमेंट ने ना उसको प्रॉफिट्स में ही फिक्स किया था। सो इवन इफ द प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड तो भी गवर्नमेंट इससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मांग सकती है ज़मींदार से, ऐसा फिक्स हो गया था। अब यहाँ पर ज़मींदार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था वंस अ ईयर एक स्पेसिफिक डेट पर, और अगर वो फेल हो जाए रेवेन्यू देने में तो उनकी लैंड को जब्त कर लिया जाता था और किसी और को बेच दिया जाता था। अब बंगाल जो था इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल और बिहार, और उसके बाद ये उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में भी स्प्रेड हो गया। अब इसके ना एडवांटेजेस क्या थे परमानेंट सेटलमेंट के? तो परमानेंट सेटलमेंट ने इंश्योर कर दिया एक फिक्स्ड रेवेन्यू और एक फिक्स्ड टाइम पे, इवन अगर नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो, बाढ़ आ गई या फिर बारिश ही नहीं हुई, कुछ भी हो, उनके लिए पैसे फिक्स थे, उनके लिए रेवेन्यू फिक्स था। दूसरा, रेवेन्यू कलेक्शन बिकेम सिंपलर और चीपर हो गया। ज़मींदार जो थे दे प्लेस्ड हंड्रेड्स ऑफ द टैक्स रिप्लेस्ड हंड्रेड्स ऑफ द टैक्स ऑफिशियल्स। तो ज़मींदार थे और वो जो टैक्स ऑफिशियल्स थे अब उनको हटा दिया गया, तो पैसे भी नहीं देने पड़ रहे थे उनको। देन ब्रिटिशर्स गेन सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ दीज पावरफुल क्लास ऑफ ज़मींदार्स। अब ज़मींदार्स को तो ऐसा था कि भाई उनको तो पैसे मिल रहे थे, उनको तो ज़मीनें मिल रही थी, उनको तो हेरिडिटी राइट्स मिल रहे थे, तो वो बड़े ही लॉयल हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और उनके लिए बड़े ही सपोर्टिव थे। लेकिन अपने ही लोगों के लिए वो बहुत क्रूअल हो चुके थे। तो जमींदार परमानेंट ओनर्स थे एंड दिस एनकरेज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। तो अब जमींदार ने कोशिश की कि अब वो एग्रीकल्चर को अपनी लैंड पे इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जिससे उनका बेनिफिट बढ़े। अगली बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो कल्टिवेटर्स थे दे सफर्ड ग्रेटली, इन्होंने दे वर एक्सप्लॉयटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय द जमींदार्स। ठीक है, ये ज़मींदार इनको बहुत ज़्यादा दबाते थे, इनको एक्सप्लॉइट भी करते थे, रेंट बढ़ा दिया गया था। पीजेंट्स वर एविक्टेड एंड दे कुड नॉट, इफ़ दे कुड नॉट पे, अगर वो पे नहीं कर पाते थे उनको निकाल दिया जाता था, और इससे पॉवर्टी और मिजरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्या हुआ? सो बिकॉज द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे डिड नॉट बेनिफिट विद दिस एग्रीकल्चर इनकम। अब हो क्या रहा था, जब ज़मींदार अपनी ही जगह पर ज़्यादा अपनी लैंड को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसका बेनिफिट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका अमाउंट फिक्स हो चुका था। देन दिस गेव राइज टू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। तो इससे क्या हुआ, ज़मींदार वो सिटीज़ में रहते थे और विलेजेस में नहीं रहते थे। सो दे सबलेट द लैंड्स टू द टेनेंट्स एट द हायर रेट्स, और ये जो सबलेटिंग थी देन ये किसी और को सबलेट करते थे, तो उससे इंक्रीज जो था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। तो एक को देता था, उससे रेंट लेता था, अगला अगले को देता था, उससे रेंट देता था। तो ये जो रेंटिंग का प्रोसेस था ना, ये जो रेंट था ये बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता था, और जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे सारा का सारा बर्डन उन पर आ चुका था। दीज लैंडलॉर्ड्स इग्नोर्ड एग्रीकल्चर, उन्होंने ट्रेड में, बैंकिंग में और लग्जरी लिविंग में इन्वेस्ट किया। रिजल्ट द डिक्लाइन ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी। वो समय जहाँ पर हमारे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, अपनी हर चीज़ अपने आसपास बना के, किसी भी तरह से इम्पोर्ट नहीं होता था विलेजेस में कहीं से भी। अब वही हमारे विलेजेस जो प्रॉस्परस हुआ करते थे, अब वो क्या बन चुके थे, अब वहाँ की प्रॉस्पेरिटी खत्म हो चुकी थी और अब वो पॉवर्टी और मिजरी में थे। नाउ द इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो ये जो ब्रिटिश पॉलिसी आई थी वे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया के सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी को। देन द पीजेंट्स डिपेंडेंट हो गए, इंडेटेड हो गए और इम्पोविश्ड हो गए। इससे इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी में चेंज हो गई, मेंट टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट, और इसमें इंडियन वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं था। तो जो भी काम कर रहा था वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा था, इसमें इंडियंस का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। अब बात करते हैं एक और सिस्टम की जिसे लाया गया ताकि परमानेंट सेटलमेंट वाले सिस्टम की
जो भी कमियां थी ना उनको अपने फायदे में बदला जाए बाय द ब्रिटिशर्स। सो दैट वाज रयतवारी सिस्टम। सो ये जो रयतवारी सिस्टम था ना, इट वाज इंट्रोड्यूस इन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉम्बे। तो रयत मीन्स, इट मीन्स द कल्टिवेटर और द फार्मर। तो जो कल्टिवेटर है या फिर फार्मर है, तो बेसिकली दिस वाज इंट्रोड्यूस टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। अब यहाँ के इसके मेन फीचर्स आप सुनो। तो यहाँ पर मेनली क्या हो रहा था कि जहाँ पर पहले ज़मींदार ज़मीन के मालिक थे, अब उनको हटाकर डायरेक्टली इन पीजेंट्स को अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया गया और ब्रिटिश के ही ऑफिशियल्स, मतलब कंपनी के ही ऑफिशियल्स डायरेक्टली इन पीजेंट से अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। तो अब ज़मींदारों को, मतलब एक तरह से एक मिडल मैन को हटा दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। मेन फीचर्स थे कि जो कल्टिवेटर है या रयत है, इट वाज रिकग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ हिज लैंड एज लॉन्ग एज ही पेज द रेवेन्यू रेगुलरली। रेवेन्यू was paid regularly by the cultivator to the British official, और किसी तरह से कोई ज़मींदार, कोई मिडलमैन नहीं होता था। रेवेन्यू 30 ईयर्स के लिए फिक्स होता था और उसके बाद चाहे तो कंपनी उसको रिवाइज कर सकती है। रेट्स जो थे दैट वाज हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब 50%, मतलब सोचो बहुत ज़्यादा। देन रेवेन्यू कलेक्शन बहुत रिजिड था और उसमें किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं थी, चाहे क्रॉप्स फेल हो जाएं। Now the effects of this रयतवारी सिस्टम, so it is the cultivators के पास अपनी लैंड के राइट्स तो आ चुके थे, लेकिन अभी भी हैवी और रिजिड टैक्सेस थे जो उन्हें ना उनकी जो लाइफ थी उसको और मिजरेबल बना रहे थे। फेलियर टू पे द टैक्सेस, तो उनके लैंड चली जाती थी और जो पूरे के पूरे सिस्टम से जो बेनिफिट अभी भी कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स ही थे और पीजेंट्स अभी भी पॉवर्टी और मिजरी में थे। अब आया एक और सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम की बात करें तो ये सबसे पहले यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। महल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो इस सिस्टम में ना जो कलेक्शन था रेवेन्यू का वो विलेजर्स से होता था कलेक्टिवली, मतलब सारे विलेजेस मिलकर रेवेन्यू देंगे। तो जो विलेजेस थे यानी कि महल जो थे, दे वर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट फॉर द रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, फीचर्स क्या थे कि रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड विद द विलेज एज अ होल, किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं किया जाता था। तो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, उनके वो मिलकर कुछ अमाउंट रेवेन्यू का देते थे। इसको तुलकदार या फिर हेड ऑफ द महल कलेक्ट करता था रेवेन्यू को और फिर उनसे उस सारे रेवेन्यू को ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दे दिया जाता था। ओनरशिप वाज शेयर्ड अमंग द विलेज community, creating कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग द टैक्सेस। तो यहाँ पर अब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी थी ताकि वो टैक्स भरें। इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए फॉर द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स? तो ज़मींदारी, रयतवारी और जो महलवारी सिस्टम था, दे ब्रॉट द फंडामेंटल चेंजेस इन द ट्रेडिशनल लैंड रिलेशंस। तो जहाँ पर लोग विलेजेस में पहले प्यार से रहते थे, अब यहाँ पर भी ना फूट पड़ना शुरू हो गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। तो लैंड अब एक कमोडिटी बनकर रह गया था जिसको आप कभी भी खरीद सकते थे, बेच सकते थे या फिर गिरवी रख सकते थे। स्टेबिलिटी और जो कंटिन्यूटी थी इंडियन विलेजेस में वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई और जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था हमारे रूरल सोसाइटी का वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू पॉलिसी दैट इज़ द कमर्शियल पॉलिसी जो 1773 से 1857 तक आई थी। तो 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया जो था ना मेजरली ये एग्रीकल्चर कंट्री था एंड इट हैड अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन ट्रेड एंड द इंडस्ट्रीज। तो इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर भी था और एक्सपोर्टर भी था हैंडमेड इंडस्ट्रियल गुड्स का, और दुनिया भर में लोग हमारी चीज़ों को बहुत पसंद किया करते थे। दिस सप्लाइड द प्रोडक्ट्स लाइक कोट्स, सिल्क, मसलिन, कॉटन एंड फाइन टेक्सटाइल टू द फॉरेन मार्केट्स। मतलब एकदम हमारी कंट्री ना एकदम हिट हुआ करती थी हमारे एक्सपोर्ट में, हमारी चीज़ों में। तो इंडियन क्राफ्ट एंड द इंडस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश रूल, पहले हम ब्रिटिश रूल के पहले कैसा था पहले उसकी बात करते हैं।
तो जो इंडियन क्राफ्टमैन थे ना वो 2 लेवल पर काम करते थे। एक था रूरल लेवल की, गाँव में छोटे छोटे स्केल पे चीज़ें बनेंगी और आसपास के विलेजेस की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, और दूसरा था अर्बन लेवल पर जहाँ पर बल्क में चीज़ें बनाई जाती थी बाय इंडियन, फॉर बोथ इंडियन एंड द यूरोपियन मार्केट्स। तो अपने देश के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्राफ्टमैन बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते थे और हेरिडिटी होता था इनका प्रोफेशन, जैसे कि वीवर्स, गोल्ड स्मिथ और द सिल्वर स्मिथ्स। इसके बाद जब इंडियन जो टाउन्स थे ना, दे वर रिनाउंड सेंटर्स फॉर द क्राफ्टमैनशिप। इनके फेमस प्रोडक्ट्स हमारे रहे थे डेका मसलिन, बनारसी सिल्क, जो इंग्लैंड में भी ह्यूज डिमांड में थे। इवन एक ऑथर है इंग्लिश का जिसने बहुत ज़्यादा इंडियन टेक्सटाइल को एडमायर किया था, और उसने ये भी कहा था कि हमारे घर, हमारे पर्दे, हमारे बेडशीट्स, हर चीज़ में हम इंडियन कॉटन का ही यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको एडमायर भी किया था। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री वॉज दैट हमारा जो सामान था इट वॉज फाइनेस्ट एंड वी वर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। इंडियन स्टील जो थी वो सुपीरियर क्वालिटी की थी एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश स्टील, और हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ थी विशाखापट्टनम, सूरत और गोवा में, वो भी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही थी। बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जाती थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास की आइटम्स के लिए ये अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे जिनकी क्वालिटी एक्सीलेंट हुआ करती थी। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स। तो ये जो क्राफ्ट पर्सन थे दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द गिल्ड्स, मतलब इनके ना छोटे छोटे जैसे वो होते हैं ना ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें वो अपने लोगों का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करते थे, मतलब जो उनके लिए काम करते थे उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते थे, और साथ ही साथ प्राइसेस पर चेक रखना, क्वालिटी पर चेक रखना, ये भी उनका काम हुआ करता था। देन दे हैड शेयर्ड द प्रॉफिट्स विद रूलर्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द रॉयल रेवेन्यू। तो जो रूलर्स होते थे उनके साथ भी कुछ मतलब प्रॉफिट्स को शेयर करते थे, इससे जो रॉयल रेवेन्यू था वो बना रहता था। रूलर्स पेट्रोनाइज्ड क्राफ्टमैन्स फॉर देयर आर्टिस्ट्री, ठीक है, उनको पेट्रोनाइज किया जाता था रूलर्स को। रूलर्स पेट्रोनाइज्ड क्राफ्ट्समैन, रूलर्स को नहीं क्राफ्ट्समैन को। और जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे वो लार्ज क्वांटिटी में इंडियन गुड्स को खरीदते थे और गोल्ड और सिल्वर में देते थे। तो इस समय तक तो सब कुछ बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही अच्छा लग रहा था और अच्छा चल भी रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए देन हैपेंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्स एंड द इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले ब्रिटिश रूल जब हुआ तो दिस कॉज द डिके एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल ट्रेड एंड द इंडस्ट्रीज। अब इंडिया जो था इट वेंट फ्रॉम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हैंडमेड गुड्स टू द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। तो पहले हम चीज़ों को बनाते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे, अब ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल लेके उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी मिल्स को इंग्लैंड में, और फिर वहाँ से चीज़ें बना के ही हमारे देश में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। राइट, ये चीज़ हमने शुरू में स्टोरी में भी पढ़ी थी। कमिंग ऑन टू द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड द लॉस ऑफ द फॉरेन मार्केट। तो जब अर्ली 18th सेंचुरी था वहाँ पर ब्रिटेन और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी दे पास द लॉज बैनिंग इंडियन कॉटन एंड द सिल्क इम्पोर्ट्स। तो उन्होंने ऐसे लॉज बना दिए जिससे कि अब हम अपनी कॉटन की, इंडिया की कॉटन और सिल्क के जो इंपोर्ट्स थे उन पर बैन लगा दिया गया। इवन दो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फॉरेन मार्केट्स इंडियन गुड्स के लिए डिसअपेयर हो गई, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंडियन गुड्स फॉरेन मार्केट से डिसअपेयर होने लग गई। अब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया। Indian weavers were forced to sell their products at super low prices or ask them to buy the poor quality raw material at very high prices। पहले तो रॉ मटेरियल को जो पुअर क्वालिटी का है उसको आप बड़े सारे पैसों में खरीदो, हाई प्राइसेस में खरीदो, और फिर जो चीज़ें आप बना रहे हो ना उसको बहुत ही लो प्राइसेस में बेचो, ये शुरू कर दिया। नाउ द राइज ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पावर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हो रहा था, तो पढ़ा है ना हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड का। सो इट फ्लडेड इंडियन मार्केट्स विद चीप एंड मशीन मेड टेक्सटाइल्स। तो उन्होंने हमारे
कंट्री को वहाँ से चीज़ें ला रहे थे जो चीप थी, और जो मशीन मेड टेक्सटाइल था उसको ला रहे थे और हमारी ही मार्केट्स में उनको बेचना शुरू कर दिया, एंड बिकेम द डंपिंग ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो जहाँ पर हमारे आर्टिशन हाथ से चीज़ें बना के बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें बना के बेचते थे, अब वहीं पर हमारे लोगों को फोर्स किया गया ताकि वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीप और मशीन मेड टेक्सटाइल का यूज़ करें। इंडियन हैंडलूम टेक्सटाइल्स कुड नॉट कम्पीट विद दीज चीपर प्रोडक्ट्स। अब जो हमारी टेक्सटाइल्स थी, जो हमारी बनाई हुई चीज़ें थी, वो इन मतलब बनाई हुई चीज़ें थी, वो इन चीपर प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पा रही थी, और जो रॉयल कोर्ट्स थे वो कोलैप्स हो गए, आर्टिशंस जो थे उनकी रॉयल पैट्रनेज चली गई और उनका लाइवलीहुड भी ख़त्म हो गया। सोशल एंड द कल्चरल इम्पैक्ट कुछ ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश की सिविल सर्विसेज थी और आर्मी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंग्लिश गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया और इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिक्लाइन, मतलब उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो इंडियन मिडिल क्लास वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी एंड डेवलप्ड द प्रेफरेंस फॉर द यूरोपियन गुड्स। वैसे ही दिस शिफ्ट हर्ट द इंडियन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली द जूलर्स, सिल्क वीवर्स एंड द फाइन क्राफ्ट्समैन। तो उन्हें ये कन्विंस कर दिया गया, उनको ये इन्फ्लुएंस कर दिया गया कि जो यूरोपियन गुड्स हैं वही अच्छी हैं और वही लो और वही यूज़ करो। तो इससे हमारी अपनी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ? तो जो ब्रिटिशर्स थे, दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल और अ मार्केट ऑफ द फिनिश्ड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो मतलब हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे चीप प्राइसेस में, अपनी मिल्स में लेके जाते थे, वहाँ से चीज़ें बना के हम ही को बेच देते थे हायर प्राइसेस में। सो द पॉलिसी रूइंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। तो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इस कमर्शियल पॉलिसी की वजह से रूइन हो गई। तो इन सब पॉलिसीज़ ने मिलकर इंडियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान किया, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री टू कीप इंडिया अंडर डेवलप्ड एंड डिपेंडेंट। समझ में आया? आगे बात करते हैं जो एवरीडे गुड्स थी, जैसे कि अगर हमें साबुन चाहिए, पेपर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, साइकिल चाहिए, थ्रेड चाहिए, ये सब कुछ इंग्लैंड से ही इंपोर्ट होकर आता था और हमारी इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। नाउ द फेलियर टू सपोर्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। अब हुआ क्या कि जब ये इमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट थे, गॉट नो गवर्नमेंट सपोर्ट, तो जो ट्रेड था, टैरिफ था, टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज थी, दे एक्टेड एज अ बैरियर फॉर आवर लोकल इंडस्ट्रीज, एंड ओनली बाय 1851 जो कॉटन मिल्स जो इस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे में, शोइंग हाउ लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंडिया। तो बहुत लेट हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो, मतलब अराउंड 1851 में अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी गई हमारी कंट्री में, और वो भी फर्स्ट हुआ था बॉम्बे में। फाइनल आउटकम क्या था? फाइनल आउटकम कुछ ऐसा था कि बाय 1850 इंडिया चेंज्ड फ्रॉम अ मेजर एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल्स, और उसमें 1/4 ऑफ द इंग्लैंड टेक्सटाइल जो आउटपुट थे वो इंडिया में ही सेल किए जाते थे। मतलब जो भी वहाँ पर बनता था उसका 1/4 ये हमारे देश में लाके हम ही को बेच देते थे। दिस मार्क द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द इकोनॉमिक पोजीशन। तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी, हमारे विलेजेस जो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट थे, अब वो पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी बदल चुकी थी। ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें बताया था दादा भाई नारोजी ने, जो कि अर्ली इंडियन नेशनलिस्ट थे। So he described the British rule as an everlasting foreign invasion that इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड आवर कंट्री। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रिटिश जो है वो इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली हमारी वेल्थ को ड्रेन करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये जो ड्रेन थ्योरी थी ना, इट बिकेम वन ऑफ द फाउंडेशन फॉर द अर्ली इंडियन नेशनलिज्म। तो ये जब चीज़ लोगों को समझ आई तो यहाँ से जो अर्ली नेशनलिज्म था ना वो शुरू हुआ था। द फॉर्म्स ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब किस किस तरह से वो हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे? पहली बात, सैलरीज एंड सेविंग्स ऑफ द
ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये जो लार्ज पार्ट था ना ब्रिटिश ऑफिशियल और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज़ का, वो इंडिया से ही लिया जाता था, इंडिया ही उसको पे कर रहा था और वो जाकर इंग्लैंड की सेविंग्स में डिपॉजिट हो जाता था। दूसरा, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। तो हमारी कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, टी, कॉफ़ी और बाकी सारे रॉ मटेरियल ये सब ब्रिटिश में, मतलब ये सब इंग्लैंड चला जाता था और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में जाके प्रोसेस होता था। देन गुड्स परचेज्ड विद द इंडियन रेवेन्यू। अब ये क्या करते थे ना कि जो भी चीज़ें खरीदते थे हमारे ही रेवेन्यू से खरीदते थे, इंग्लैंड शिप करते थे और अब इसका फ़ायदा फिर से ब्रिटिश इकोनॉमी को ही हो रहा था। देन ब्राइब्स और गिफ्ट जो भी इन्हें मिलते थे, मतलब जो ह्यूज सम वाज टेकन बाय द कंपनी ऑफिशियल एज ब्राइब्स एंड एज गिफ्ट, वो भी इंडिया से बाहर भेजा जाता था और इस तरह हमारी कंट्री की इकोनॉमी फिर से ड्रेन हो रही थी। देन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ड्रेन। तो इंडिया की जो वेल्थ थी इट वाज कंटिन्यूसली ड्रेन बाय द ब्रिटेन और जो इकोनॉमी थी उसको वीकर बनाया गया और इम्पोविश कर दिया गया। सो ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद रिच और इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, वहीं हमारी सोने की चिड़िया को तोड़ रहे थे। So this created economic nationalism among Indian leaders. This sparked early resistance movement. तो जब लोगों को ये बात समझ आना शुरू हुई तो यहाँ से ना अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। नाउ वो ये भी बोलते हैं, मतलब नारोजी ये भी बोलते थे कि जो हमारा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, पहले तो ये सोना ले गए और धीरे धीरे इन्होंने हमारी चिड़िया के पंख भी काट दिए और फाइनली हमारी कंट्री सोने की चिड़िया से एक अंडर डेवलप्ड और एक पुअर कंट्री बनकर रह गई। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 18वीं सेंचुरी में इंडिया में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ना बहुत ही बैकवर्ड हुआ करता था, मतलब रोड्स भी ऐसे टूटे फूटे हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें प्रॉपर डेवलपिंग कम्युनिकेशन बनाना है, फैसिलिटीज़ बनानी हैं ताकि वो अपनी पोजीशन इंडिया में कंसोलिडेट कर सकें और अपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। तो अपने इन द सेंस कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उन्होंने कोई इंडिया के बेनिफिट के लिए रेलवेज़ नहीं बनवाई थी या रोड्स नहीं बनवाए थे। सो देयर एम वॉज टू क्रिएट अ कनेक्टेड एंड कंट्रोलेबल एम्पायर, कि ऐसा हो कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो जल्दी जा सकें। इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप करना शुरू किया। सो स्टेप्स वर टेकन टू लिंक द मेजर सिटीज़, पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चरल सेंटर्स एंड देयर मार्केट्स थ्रू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवेज। मेटल्स रोड बनाए गए, स्टीम शिप्स बनाई गई और ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट रेलवे लाइन को 1853 में इनॉग्रेट किया गया था जो बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी एंड इट हैपेंड अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब सेम ही ईयर में 1853 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया एंड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर वॉज ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्टेड। जो पहले भी एक रोड था उसको रिकन्स्ट्रक्ट बनाया गया, मतलब उसको बेहतर किया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी और इंडियन इकोनॉमी में। तो पहली बात ये कि ब्रिटिशर्स ने ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था, हमारे लिए नहीं किया था, लेकिन फिर भी देश के लोग जो थे ना पहली बार वो अब एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करने लगे और यहीं से एकता और नेशनलिज्म की फीलिंग शुरू हुई थी। सो इंडियन आर्टिशन सफ़र्ड अंडर द ब्रिटिश रूल और इंडियन मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था इससे। दे इम्पोर्टेड यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड कैश क्रॉप जैसे कि कॉटन, जूट एंड इंडिगो एंड मैनी बिकेम वेल्दी फॉर्मिंग द अर्ली कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया। तो ऐसा नहीं था कि सबको ही नुकसान हो रहा था, लेकिन बहुत ही स्मॉल सेट ऑफ लोग थे जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे और देश का नहीं। Coming on to the British motives behind the transport network. So the system was designed to serve British interest and not the Indian welfare. तो ये पूरा का पूरा सिर्फ अपने लिए था, राइट? जैसे मैं बार बार मैंने बताया है। So railways helped in क्विक ट्रूप मूवमेंट्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट। अब मान लो कहीं रिवोल्ट चल रहा है तो वहाँ तक ट्रूप्स भेजने हैं तो वो जल्दी पहुँच जाए, इसलिए रेलवेज़ बनाई गई। रॉ मटेरियल ईजिली पोर्ट्स तक पहुँच जाए, इसलिए बनाई गई। स्मूथ इंपोर्ट हो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, इसलिए बनाई गई। और सिस्टम वॉज गेयर्ड
टू सूट द कॉलोनियल नीड्स नॉट फॉर द लोकल डेवलपमेंट्स। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो अपनी नीड्स को बेहतर करने के लिए बनाई गई, अपनी नीड्स के लिए बनाई गई, ना कि लोकल डेवलपमेंट के लिए। द अनइंटेंडेड बेनिफिट्स फॉर इंडिया, लेकिन इससे ना कहीं इंडियंस को भी बेनिफिट हो गया। पहली बात, ये जो न्यू नेटवर्क था इसके पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखे गए। इसने ट्रेड और कमर्स को मतलब स्टिमुलेट किया। दूसरा, इंडियंस पास आए, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया, अलग अलग रीजन्स के लोगों ने, इससे नेशनलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड हुए एंड दिस गेव द सेंस ऑफ यूनिटी एंड द शेयर्ड आइडेंटिटी कि येस वी आर इंडियंस। अब बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। इट वाज द अर्ली ब्रिटिश एटीट्यूड। तो ओवर 50 इयर्स के लिए ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट बिकेम ट्रेडिंग एंड देन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने ना इंडियन एजुकेशन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए, कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए। और इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज मेनली रिलीजियस, और ये सिर्फ अपर क्लास के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, और ट्रेडिशनल लर्निंग संस्कृत, पर्शियन और अरबिक में हुआ करती थी। अब आया द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन के ऊपर सोचना शुरू किया। तो दे डायरेक्टेड द कंपनी विल स्पेंड 1 लाख पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया। अब पर्पस और लिमिटेशंस थी इस एक्ट की, जैसे कि पहले 20 साल तक तो कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दिस एनकरेज द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड साइंस इन इंडिया। तो एम क्या था कि जो इंडिया के ऊपर, इंडिया में लिटरेचर और साइंस को हम एनकरेज करेंगे, एम ये था। लेकिन फिर ये हो गया कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि पढ़ाना कैसे है, इंडियन लैंग्वेजेस में या फिर इंग्लिश में पढ़ाना है। सो दे डिड नॉट डिफाइन हाउ एंड वेयर द मनी शुड बी स्पेंड, पहली चीज़। दूसरा, द फंड रिमेन्ड अनयूज्ड फॉर द 20 ईयर्स। तो 20 साल सोचो, कोई 20 दिन की बात नहीं हो रही, 20 साल तक ये फंड यूज़ ही नहीं हुआ। देन पर्पस, इसमें कंट्रोवर्सी अराइज हुई कि जो कंटेंट है और जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है ना वो क्या होगा, क्या इंग्लिश में होगा या इंडियन लैंग्वेजेस में होगा या फिर वेस्टर्न या ट्रेडिशनल लर्निंग होगी, मतलब किस तरह की लर्निंग होगी, उसके ऊपर डिबेट चलती रही। तो यहाँ पर हुई एक ग्रेट डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट। तो ये जो मेजर डिबेट था, इट इमर्ज्ड ओवर द टाइप एंड द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और यहाँ पर 2 मेन ग्रुप्स बने। फर्स्ट वॉज ओरिएंटलिस्ट, जिन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग के ऊपर फोकस किया, जैसे संस्कृत, पर्शियन एंड द रीजनल लैंग्वेजेस। वहीं पर एंग्लिसिस्ट, जो कि जिसे लीड कर रहे थे लॉर्ड मैकॉले, उसने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि इनको वेस्टर्न एजुकेशन दो थ्रू द इंडियन लैंग्वेजेस, through English languages, sorry. The debate was not about whether to educate the Indian, but it was how to educate the Indians. बात समझ गए। अब आती है मैकॉले की मिनट एंड 1835 की एजुकेशन पॉलिसी। तो लॉर्ड मैकॉले जो था, ही वॉज अ लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर्स जनरल काउंसिल एंड ही ड्राफ्टेड अ फेमस पेपर नोन एज मैकॉलेज मिनट इन 1835। तो इसने सपोर्ट किया था, ही वॉज सपोर्टेड बाय द गवर्नर जनरल विलियम बेंटेक, और इसके अकॉर्डिंग लोगों को इंग्लिश मीडियम में ही एजुकेशन देनी चाहिए। तो 1835 में रेजोल्यूशन डिक्लेयर हुआ जिसमें गवर्नमेंट वुड यूज इट्स एजुकेशन फंड्स टू प्रमोट द वेस्टर्न साइंस एंड द वेस्टर्न लिटरेचर। तो पैसे खर्च होंगे लेकिन वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न लिटरेचर ही प्रमोट होगा, एंड इंग्लिश वुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये 2 चीज़ें मैकॉलेज मिनट में आई थी, एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई थी हमारी कंट्री में। नाउ द इंट्रोडक्शन एंड द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप किए, और इनका मतलब ये नहीं था कि हम पूरे देश को एजुकेट करेंगे, कुछ सेट ऑफ पीपल जो इनके लिए काम करें, इनको सिर्फ उतने से लोग चाहिए थे।
They focused on educating a small elite group of Indians और 1844 में इन्होंने बोला कि English became the official language of administration and government announced कि जो भी Indians educated होंगे English स्कूल से, जिनको इंग्लिश आती होगी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी दी जाएंगी। सो ये जो पॉलिसी थी इसने बूस्ट किया द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी की ही, जिसे बुलाया गया वुड्स डिस्पैच दैट हैपेंड इन 1854, जिसे द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बुलाया गया। तो अभी सुनो सिंपल में क्या था कि 1854 में सर चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसने एक ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी इंडिया को, ठीक है। उसमें उसने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को आउटलाइन किया था कि कैसे इंडियंस को एजुकेट किया जाए, और इस प्लान को बुलाया गया द वुड्स डिस्पैच। इसने फाउंडेशन, दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, कि कैसे एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हम इंडिया में कर सकते हैं, उसका ये पूरा एक आउटलाइन था। This introduced the major reforms and emphasized on organization, structure and the supervision of education. Basically, Woods Dispatch ने इंडिया में एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर दिया, structured education दिया, एजुकेशन सिस्टम दिया। Now the purpose of the Western education, तो मेन मोटिव वो वही था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, सारे इंडियंस को एजुकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ सेट ऑफ लोगों को एजुकेट करेंगे फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल जो ब्लड से और कलर से इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स और इंटेलेक्ट से वो एकदम अंग्रेज हों। These Anglicized Indians would work as a clerk या फिर administrators at the low salaries, मतलब कम सैलरीज में इनसे काम कराया जाएगा। And they will help the British administration run cheaply and efficiently, तो इसलिए इनको यहाँ बिठाया गया। ओके उसके बाद द ब्रॉडर पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, इट वाज एक्सपेंसिव और इम्प्रैक्टिकल था। मतलब जो ब्रिटिश से लोग आते थे और उनको यहाँ पर ऑफिसर्स में बिठाया जाता था, एक तो सैलरीज देनी पड़ती थी और इम्प्रैक्टिकल भी था कि वहाँ से लोग लाके यहाँ पर काम कराओ। सो एजुकेटेड इंडियन जो थे वो इन पोस्ट को फिल कर सकते थे, लेकिन उसके लिए इंग्लिश आना ज़रूरी थी। सो द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस वर एक्सपेक्टेड टू एडमायर द ब्रिटिश कल्चर। एक तो ब्रिटिश कल्चर को एडमायर करो, ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करो और ब्रिटिश गुड्स ही खरीदो। Now the Western education would create the demands for the British products। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इससे लॉयल्टी प्रमोट होगी टू द ब्रिटिश एम्पायर और इससे ब्रिटिश कंट्रोल और स्ट्रेंथन होगा इंडिया में। तो ये थे इनके ब्रॉडर एम्स, ब्रॉडर गोल्स कि क्यों वो इंडिया को एजुकेट करना चाहते थे, कुछ सेट ऑफ पीपल को करना चाहते थे और उसमें भी उनका अपना फ़ायदा था। नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो इसके डुअल इम्पैक्ट्स हुए, जैसे कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थी, इट प्रोड्यूस द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस जिन्होंने ब्रिटिश हु हेल्प देयर ब्रिटिश मास्टर्स टू एडमिनिस्टर देयर एम्पायर। तो उन्होंने ना ब्रिटिशर्स को हेल्प की पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ क्लास ऑफ वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस जिन्होंने इंडियन कल्चर को रिजेक्ट करना शुरू किया, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को एडमायर और पेट्रोनाइज करना शुरू किया, जिन्होंने ब्रिटिश गुड्स को खरीदना शुरू किया एंड प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट्स इन इंडिया। Right, so they helped to promote the British interests in India. Now the unintended कुछ consequences हुए जिससे rise of nationalism हुआ। वो क्या था? So the Western education had unexpected results that the British could never foresaw। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स को लगता था ये तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी हुआ। मतलब ये जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे ये थे इंडियंस के फेवर में। सो दिस गेव इंडियंस न्यू आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो लोग पढ़ रहे थे, उन्हीं की चीज़ों को पढ़ रहे थे, वहीं से फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी।
इंडियंस बिकेम अवेयर ऑफ द इविल्स ऑफ द फॉरेन रूल, कैसे किसी और का रूल हमारी कंट्री पे हमारे लिए खतरनाक है वो और क्लियरली समझ आने लगा। एंड दे स्टडीड यूरोपियन फिलोसोफर्स हु स्पोक अबाउट लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि पढ़ा तो फॉरेन का ही रहे थे, वेस्टर्न ही पढ़ा रहे थे, तो उन लोगों की बातें भी उनको पढ़ाई गई जिसमें लिबर्टी और डेमोक्रेसी के बारे में लिखा गया था। So the knowledge of the national movements in Europe inspired Indians to build a new India, a strong, united or progressive India, and also to strive for self-rule and independence. तो इस पढ़ाई से ही कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ आई कि हमें इंडिपेंडेंट होना है और हमें अपने देश पर खुद राज करना है। फाइनल इम्पैक्ट्स थे फ्रॉम कंट्रोल टू यूनिटी। तो एक बड़े लंबे टाइम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, मतलब बेसिकली एक लंबे टाइम के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री पे रूल कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन ने हेल्प किया इंडियंस को यूनाइट होने में फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स, एंड दिस क्रिएटेड अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, डिस्कशन एंड नेशनल अवेकनिंग। नेशनल जागरूकता के लिए भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन था वेस्टर्न एजुकेशन। एंड what the British introduced to strengthen their empire ended up strengthening India's unity। तो ये जो पूरा सिस्टम उन्होंने शुरू किया था कि हम अपने एम्पायर को इंडिया में और स्ट्रॉन्ग करेंगे, इससे इंडिया में लोगों की यूनिटी, आपस में नेशनलिज्म की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये फीलिंग शुरू हो गई। और इससे ये हमारे लिए दिस वॉज ट्रूली अ बून इन डिस्गाइज। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आया है, क्लियर हुआ है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं।